नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के गणित के 7वें अध्याय त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले पिछली कक्षाओं में जो हमने सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था उसे थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है। सर्वांग सम का अर्थ है सर्व अंग समान, अर्थात जिसके सभी अंग समान हों। दो आकृतियां जिनके सभी मापे जाने वाले अंक समान होंगे तो उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियां कहेंगे। आइए देखते हैं कि आकृतियां सर्वांग सम हों इसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं। हमने ये दो वृत्त लिए हैं, एक गुलाबी और एक पीला। हम गुलाबी रंग के वृत्त के ऊपर यदि इस पीले रंग के वृत्त को रखें और ये इसे पूर्ण रूप से ढक ले, और फिर ऐसा ही जब हम पीले रंग के वृत्त को नीचे रखें और गुलाबी रंग का वृत्त इसको पूर्ण रूप से ढक ले, तो ये दोनों वृत्त सर्वांग सम है, क्योंकि इसके मापे जाने वाले सभी अंग समान है। एक वृत्त दूसरे वृत्त को और दूसरा वृत्त पहले वृत्त को पूरी तरह से ढक लेता है। आइए अब हम दो वर्गों की सहायता से इसे जांचते हैं। हमने दो वर्ग लिए हैं, एक पीला और एक गुलाबी। सबसे पहले हमने पीले वर्ग को नीचे रखा है और इसके ऊपर गुलाबी रंग के वर्ग को रखते हैं, तो ये इसे पूर्ण रूप से ढक लेता है। और ऐसा ही हम इसको बदल कर देखते हैं। हमने नीचे गुलाबी रंग के वर्ग को रखा और इसके ऊपर पीले रंग के वर्ग को रखकर देखा, तो यह भी इसे पूर्ण रूप से ढक लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं और ये दोनों वर्ग सर्वांग सम है। ऐसा ही हम त्रिभुज के लिए भी कर सकते हैं। एक त्रिभुज हमने गुलाबी रंग का लिया, दूसरा पीले रंग का, और फिर हमने इसके ऊपर इसको रख कर देखा, तो इसने इस त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लिया। अब इसके बाद हम पीले रंग के त्रिभुज को नीचे रखते हैं और गुलाबी रंग के त्रिभुज को इसके ऊपर रखते हैं और यह भी इसे पूर्ण रूप से ढक लेता है। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम है। लेकिन यह स्थिति हमेशा हमारे साथ नहीं हो सकती। हर बार हम वस्तुओं को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर नहीं जांच सकते। यदि ऐसा ना हो तो वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम दर्शा सके या सिद्ध कर सके। बच्चों, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके सभी अंग समान होंगे। तो एक त्रिभुज में कितने अंग होते हैं, अब सोचिए। जी हां, एक त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण जिन्हें हम माप सकते हैं। तो एक त्रिभुज के 6 अंग दूसरे त्रिभुज के 6 अंगों के बराबर हो तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कहेंगे। यदि दो त्रिभुज हमें सर्वांग सम दिए गए हैं तो हम उनको किस प्रकार लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, जिन्हें हम साइड्स को इंटरसेक्ट करती हुई छोटी छोटी लाइन से दर्शा सकते हैं। इस साइड को अगर एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया है और इस साइड को भी एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी इन दो त्रिभुज में। इसी प्रकार यहां पर दो लाइंस ने और यहां पर दो लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है तो ये दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार तीसरी भुजा को 3 लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है। अब इनको हम किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले पहला त्रिभुज हम लिख देते हैं, त्रिभुज A, B और C। उसके बाद सर्वांग समता का चिन्ह। सर्वांग समता का चिन्ह इस प्रकार होता है, बराबर के निशान के ऊपर सिमिलैरिटी का, समरूपता का निशान। ये अब जो बिंदु A है, ये वाला बिंदु है, इसके सम्मुख भुजा है ये BC। BC किसके बराबर है? BC QR के बराबर है। QR के सम्मुख जो है इसके सामने वाला बिंदु, शीर्ष बिंदु, वो P है। तो जहां A लिखा जाएगा वहां पर P लिखा जाएगा। ये पहले नंबर पे लिखा है तो P
पहले नंबर पे लिखा जाएगा। इसके बाद है बी। बी के सम्मुख भुजा है AC। AC किसके बराबर है? PR के। PR के सम्मुख शीर्ष बिंदु Q। तो जहां पर B लिखा है वहां पर Q लिखा जाएगा उस नंबर पे। उसके बाद तीसरा बचा हुआ R। इस प्रकार हम इसको लिखना, ये ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है। अगर हमने इसको ऑर्डर में नहीं लिखा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे अगर ये हमें दिया गया है तो हम इससे इस आकृति में भी समझ सकते हैं। जैसे AB जो लिखा है तो इसका मतलब पहली भुजा AB और PQ बराबर है। इसी प्रकार BC और QR बराबर है, यानी कि AB बराबर है PQ, फिर BC बराबर है QR और AC और PR, AC बराबर है PR। इसके अलावा कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है। तो इस तरह से अगर हमने लिखा है तो इससे हम पूरे दो त्रिभुजों के सभी अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम होते हैं तो उनके सभी 6 अंग समान होते हैं, और इसका विपरीत अगर हम बोले कि यदि दो त्रिभुजों के सभी 6 अंग समान हैं तो वे दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि दो त्रिभुजों के सभी 6 के 6 अंग हमें बराबर दिए जाएं। यदि बराबर नहीं दिए जाते हैं तो हमें कितने अंग दिए जा सकते हैं? जैसे कई बार 3 अंग एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के 3 अंगों के बराबर दिए जाते हैं, उससे हमें उन्हें सर्वांगसम सिद्ध करना होता है। कई बार 2 अंग समान दिए जाते हैं और कुछ विशेषताएं, कुछ गुण उनके अलग से दिए जाते हैं, जिनके आधार पर हम उनको सर्वांगसम दर्शाते हैं या सिद्ध करते हैं। तो ऐसे कौन से नियम हैं जिनकी सहायता से हम त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं? आइए देखते हैं। उनमें सबसे पहला है SAS सर्वांगसमता नियम। SAS जैसा कि इसमें लिखा गया है, SAS तो दो भुजाओं के बीच में, यानी कि 2 साइड्स और उनके बीच में एक एंगल, भुजा और उसके बीच में एक कोण। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा और दूसरी भुजा, इनके बीच में बने हुए कोण को हम क्या कहेंगे? इंक्लूडेड एंगल, अंतर्गत कोण। इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत बना कोण। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं के समान हैं और उनके अंतर्गत बने कोण भी समान है, तो हम इस नियम यानी कि SAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार हम इनको सर्वांगसम त्रिभुज कह सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार हम इनको लिखेंगे। AB बराबर है PQ, BC बराबर है QR। ये दो भुजाएं बराबर हैं और इनके, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और इनके बीच में बना हुआ कोण, इन दोनों भुजाओं के बीच में बना हुआ कोण बराबर है। तो हम इन दोनों त्रिभुज को, कोण ABC बराबर है कोण PQR, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके? दूसरे वाले त्रिभुज के। अब इसका नामकरण किस तरह से होगा, किस तरह से लिखेंगे हम इसको? जहां पर A लिखा है, A के सम्मुख भुजा है BC और इधर BC इस QR के बराबर है, तो QR के सम्मुख जो शीर्ष बिंदु है, जो पॉइंट है, वो है P। तो इस जगह पर हम लिखेंगे सबसे पहले P। उसके बाद यहां लिखा है B। B पर बना हुआ कोण इसमें Q पर बने हुए कोण के बराबर है। यदि कोण बराबर होते हैं बीच में तो हमारे लिए और भी आसान होता है उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स यानी कि संगत बिंदुओं को लिखना। हम इसके बाद लिख देंगे Q। उसके बाद तीसरा जो बच गया वो अपने आप लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको ये त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। आइए एक और उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये दो त्रिभुज हैं ERN और HTP। इन दोनों त्रिभुजों में
ये भुजा इस भुजा के बराबर दी गई है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और इसमें ये कोण इस कोण के बराबर है। इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। अब इसके अंदर जो कोण दिया गया है वो ये जो अंतर्गत कोण है वो ये वाला है, जिसे हम R से कहेंगे, यानी कि ERN। लेकिन यहां पर ये वाला कोण नहीं देखेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारी दोनों भुजाएं ये हैं, और जहां पर ये दोनों भुजाएं मिल रही हैं वो बिंदु है P। तो P पे बनने वाला कोण हम देखेंगे, जो कि R के बराबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, इधर भी दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? त्रिभुज ERN सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज। अब इसके अंदर हम उसी प्रकार से नाम देंगे। सबसे पहले E देखेंगे। E के सामने कौन सी भुजा है? RN। RN किसके बराबर है? TP के। TP के सम्मुख शीर्ष बिंदु है H, तो हम लिखेंगे H। उसके बाद है दूसरे नंबर पे R। R जिस पर कोण बना हुआ है वो कोण P पर बने हुए कोण के बराबर है। तो जहां पर R लिखा है जिस नंबर पर, उस नंबर पर हम P को लिखेंगे। इसके बाद हमने लिखा P। इसके बाद हम तीसरा बिंदु जो कि T बचा हुआ है उसको लिख देंगे। तो इसमें हम त्रिभुज ERN को हम HTP नहीं, HPT के सर्वांग सम कहेंगे। HTP और HPT को सर्वांग सम कहने में बहुत अंतर है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। इसलिए हम इस चीज का विशेष ध्यान रखें जब हम त्रिभुजों को सर्वांग सम लिखते हैं। SCS सर्वांग समता नियम का उपयोग कैसे किया जाता है, आइए एक उदाहरण के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर है 6 सेंटीमीटर, BC बराबर है 8 सेंटीमीटर, कोण ABC 70 डिग्री, PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण PQR बराबर 70 डिग्री है। इसके बाद हमें दर्शाना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, दो त्रिभुज जिन्हें हम नाम दे देते हैं A, B, C, P, Q और R। इसमें AB बराबर है 6 सेंटीमीटर, BC बराबर है 8 सेंटीमीटर और कोण ABC है 70 डिग्री। इसके बाद PQ 6 सेंटीमीटर है, QR 8 सेंटीमीटर है और कोण PQR 70 डिग्री का। अब हमें दर्शाना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर है PQ। क्यों है? क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया गया है, सवाल में दिया गया है कि दोनों ही 6 सेंटीमीटर के बराबर है, ये और ये। तो हम इसमें लिख देंगे दिया गया है। इसका कारण क्या है? इसके बाद हम इस कोण को देखते हैं, कोण B यानी कि कोण ABC और कोण PQR बराबर है। कोण ABC बराबर है कोण PQR के। और इसके लिए कारण क्या होगा? इसका कारण भी यही है कि दिया गया है, दोनों को प्रश्न में ही दे दिया गया है बराबर। इसके बाद तीसरा भाग जो दिया था वो था BC बराबर है QR। BC 8 सेंटीमीटर है, ये रहा, और QR 8 सेंटीमीटर है दोनों। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये भी प्रश्न में दिया गया है। अब इसके बाद अगर हम इनको देखें कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों भुजाएं इस त्रिभुज की इन दो भुजाओं के संगत भुजाओं के बराबर हैं।
और वो भी ये दोनों है। अब इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत इंक्लूडेड एंगल देखेंगे। इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? इन दोनों के बीच में ये है और इन दोनों के बीच में ये है और दोनों ही 70 डिग्री के हैं, तो अंतर्गत कोण बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी उस वाले त्रिभुज के सर्वांग होगा, लेकिन हम उसको लिखेंगे किस तरह से कि ए के सम्मुख भुजा BC है और BC QR के बराबर है और QR के सम्मुख शीर्ष बिंदु P है। तो जिस जगह पर A लिखा गया है इसमें इन तीनों में 1, 2 और 3, तो पहले स्थान पर जो जहां पर A लिखा है वहां पर बिंदु P आएगा। इसके बाद यहां पर B में कोण 70 डिग्री का है, तो इस त्रिभुज में यहां पर 70 डिग्री का कोण Q का है जो इसका संगत कोण है। दोनों ही अंतर्गत कोण है और दोनों ही 70 डिग्री के हैं, इसलिए जहां पर B लिखा है वहां पर Q लिखा है और तीसरा बचा हुआ R। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम लिख दिए। और कौन से नियम से लिखे हमने? कौन से? SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए। इसी प्रश्न में यदि और भी कुछ पूछा जाता, यानी क्योंकि इसमें सिर्फ हमें इस त्रिभुज के 3 भाग और इस त्रिभुज के 3 भाग दिए गए हैं, बचे हुए शेष 3 भाग यानी कि इसके 3 भाग शेष बचे हुए कौन से? एक तो ये वाली भुजा इसमें और ये कोण ये वाला, इसी तरह से इसमें ये भुजा बची हुई है और ये वाला कोण बचा हुआ है, इधर जो है ये वाला कोण बचा हुआ है। तो इधर 3 भाग इसमें बचे हैं, 3 भाग इसमें बचे हुए हैं, तो संगत भाग समान होंगे। यानी कि यदि हम इसमें से बची हुई भुजा को बराबर लिखते हैं, जैसे AC PR के बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके सभी अंग समान होंगे, तो बचे हुए शेष अंग इधर AC भुजा है PR के इक्वल, AC बराबर है PR के, और ये बराबर क्यों है इसके लिए हम एक नियम लिखते हैं CPCT, जिसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के शेष बचे हुए संगत भाग समान होंगे, तो उसको हमें पूरा बड़ा करके लिखने की जरूरत नहीं है। यदि हम CPCT, इसका अर्थ जरूर समझ लें, CPCT लिख सकते हैं। और इसके बाद बचा हुआ यदि कोई कोण है, जैसे कोण A लिखना चाहते हैं, तो कोण A जो है कोण P के बराबर है, और दूसरा जो है कोण ये C और R। हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कोण जो है वो 3 लेटर्स से लिखें। यदि हम एक लेटर से कोण लिखने की आदत बना लेते हैं तो आगे हमसे गलतियां होंगी और कुछ जहां पर कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आएंगी वहां पर हमें लिखने में परेशानी होगी। ABC बराबर है PRQ के, और इसका रीजन क्या होगा, कारण क्या होगा? CPCT। आइए एक और सवाल देखते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में कुछ भुजाएं और कुछ कोण बराबर दिए गए हैं। इन दोनों त्रिभुजों में EN PK के बराबर है और ET PKY के बराबर है, कोण EK के बराबर है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं? आइए देखते हैं। KPY में EN बराबर है PK, कारण दिया गया है। इसके बाद ET बराबर है
के वाई के, इसके लिए भी कारण समान रहेगा। और इसके बाद कोण NET बराबर है कोण PKY के। इसका कारण भी यही है कि ये सवाल में ही हमें बराबर दिया गया है। अब दो भुजाएं, ये और इनके बीच का कोण NET, यानी कि दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण इंक्लूडेड एंगल, क्या इसमें भी ऐसा ही है? ये दो भुजाएं बराबर हैं और इनके बीच का कोण यानी कि इंक्लूडेड एंगल, अंतर्गत कोण बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग होगा। तो पहले लिखते हैं हम, त्रिभुज NET सर्वांग है त्रिभुज। अब हम इसके संगत बिंदु ज्ञात करेंगे। N के सम्मुख है ET, N के सम्मुख है भुजा ET किसके बराबर है? KY के। KY के सम्मुख शीर्ष बिंदु P, तो जिस जगह पर N लिखा है वहां पर हम P लिखेंगे। उसके बाद E पर कोण बन रहा है, यह कोण इस कोण के बराबर है और यह बिंदु है K, तो जहां पर E लिखा है वहां पर लिखेंगे हम K। और तीसरा है Y। तो ये इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। और इनका कारण कौन सा नियम लगा? SAS सर्वांग समता नियम। इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। सबसे पहले इस त्रिभुज में देखते हैं, एक भुजा है EF और दूसरी है PG। EF XY के बराबर है, FG YZ के बराबर, तो यानी कि इसकी दो भुजाएं और इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। इसमें एक कोण F है जो कि इस कोण Y के बराबर दिया गया है। लेकिन आइए सबसे पहले लिखते हैं, त्रिभुज EFG और त्रिभुज XYZ में EF बराबर है XZ के और FG बराबर है YZ के। FG YZ के बराबर है। कोण EFG बराबर है कोण XYZ के। EF बराबर है XZ, इसका कारण है कि यह सवाल में ही दिया गया है हमें। इसके बाद FG बराबर है YZ के, FG YZ के बराबर है, इसका भी कारण यही है। इसके बाद कोण EFG बराबर है कोण XYZ के और इसका भी कारण यही है कि सवाल में दिया गया है। अब इसकी दो भुजाएं इसकी दो भुजाओं के बराबर हैं, एक कोण इस कोण के बराबर है। लेकिन ये जो दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण था यहां पर जो दो भुजाएं हैं इनके बीच का कोण नहीं है बल्कि ये है। जब ऐसी स्थिति होती है कि इसमें तो अंतर्गत कोण है लेकिन इसमें अंतर्गत कोण नहीं है, इंक्लूडेड एंगल नहीं है, इसलिए इसमें हम SAS का सर्वांग समता नियम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये दोनों त्रिभुज जो है उस नियम के अंतर्गत सर्वांग सम नहीं हो सकते। कोण XYZ भुजाओं XY और YZ
के मध्य अंतर्गत कोण नहीं है, इसलिए त्रिभुज PFG और त्रिभुज XYZ सर्वांग सम नहीं। आइए बच्चों एक और प्रश्न को हल करते हैं। एक चतुर्भुज ACBD में AC और AD भुजाएं बराबर दी गई हैं और AB कोण CAD को समद्विभाजित करता है। ये AB इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी अर्थात दो समान भागों में बांटता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और ABD ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है। इसके अलावा BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इस भुजा BC और इस भुजा BD के बारे में। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं या दर्शाते हैं। आइए देखते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में भुजा AC बराबर AD है। क्यों है? क्योंकि यह हमें प्रश्न में दिया गया है। इसके बाद हम लिख रहे हैं AB बराबर है AB। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि यह भुजा इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज का भी हिस्सा है, यह दोनों त्रिभुजों का हिस्सा है। अर्थात जब हम इनको अलग अलग करेंगे इस तरह से, अगर हम बना के देखें तो ये दोनों त्रिभुजों में ये भुजा AB यहां पर भी है और यहां पर भी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कॉमन साइड या उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। इसके बाद है कोण CAB बराबर है कोण CDAB। क्यों है बराबर? क्योंकि यह AB भुजा इन दोनों इस कोण CAD की समद्विभाजक है, यानी कि दो इसको समान भागों में बांटती है। AB कोण A का समद्विभाजक है। यहां पर जो दो भुजाएं ली गई हैं वो इन दो भुजाओं के बराबर है और इसके अंतर्गत जो कोण आता है वो इसके अंतर्गत आने वाले कोण के बराबर है। इसका मतलब ये SAS सर्वांग समता नियम की सारी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और नियम होगा SAS सर्वांग समता नियम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD और इसके लिए नियम है SAS सर्वांग समता नियम। तो हम कह सकते हैं कि भुजा BC बराबर है BD और इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम कहते हैं CPCT। CPCT का अर्थ है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। उम्मीद है बच्चों आपको ये सब समझ में आया होगा। इसके बाद